Bismillahirrahmanirrahim. Well, dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hoping all of you are safe and sound. May Allah bless you all. Well, beta, let us start our today's lecture. That is again on tenses, and continuity is there when we talk about tenses. बेटा आप टेंस कर रहे हो आजकल, जो आपके लेक्चर इन दिनों में आ रहे हैं, हम लोग टेक्स्ट बुक से अब थोड़ा सा डाइवर्ट हुए हैं, और डाइवर्ट हुए किस तरफ? ग्रामर की तरफ, क्योंकि ग्रामर में भी बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं जो साथ साथ साइमल्टेनियसली हमें लेकर चलना है। तो बेटा आपके मेरे ख्याल 3 से 4 लेक्चर जो हैं वो टेंस रिलेटेड हो चुके हैं। मकसद ये था कि टेंस एक दफ़ा रिवाइज हो जाए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जब FSC 2 में उनका एक क्वेश्चन आता है, अनसीन पैसेज जो है, ट्रांसलेशन पैसेज जो है, पैराग्राफ जो है उन्हें करना है, जो उर्दू पैसेज है दैट इज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और 15 मार्क्स का ये पैराग्राफ है। और उसके लिए देखिए आपकी एक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आप सारे जो ग्रामर रूल्स हैं उनसे फेमिलियर होने चाहिए। इसके अलावा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ इस चीज़ को अपनी आदत बना लें, इन चीज़ों पे कमांड हासिल करने की जुस्तजू में लगे रहें। और उसमें एक अहम चीज़ जो मैंने देखा है कि बच्चे रिलक्टेंट रहते हैं अच्छी ट्रांसलेशन बनाने के हवाले से। वो ये समझते हैं कि टेंस जो है बाज़ दफ़ा वो हम उसको समझ नहीं पाते, कंसीव नहीं कर पाते, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते कि ये टेंस कौन सा टेंस है। हालांकि आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं और प्रैक्टिस भी की हैं, लेकिन चूँकि ये जहन से स्लिप भी हो जाती हैं किसी वक्त, तो आप अगर एक दफ़ा रिवाइज़ करते हो, चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हो, तो दोबारा से ग्रिप जो है वो चीज़ों की बन जाती है। तो बेटे आपका जो प्रीवियस लेक्चर था, लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने देखिए प्रीवियस लेक्चर्स की बात की जाए तो हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा, इंडेफिनिट के साथ, कॉन्टिन्यूस के साथ, परफेक्ट के साथ और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। अब आप इस वक्त कर रहे हो फ्यूचर टेंस। अभी बिल्कुल पिछले वाले लेसन में, पिछले लेक्चर में आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया विद एक्टिव पैसिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस किया विद एक्टिव क्योंकि उसका पैसिव नहीं होता, और हम लोग कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप लोगों ने बेटे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिर्फ एक्टिव वॉइस किया था और पैसिव वॉइस हम लोग नहीं कर पाए थे, टाइम ख़त्म हो चुका था। तो आज इसको कंटिन्यू रखते हैं। हम लोग कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसका कौन सी वॉइस आज करेंगे? पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस को लेकर चलते हैं। तो बेटे इसके पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है? देखिए एक छोटी सी बात कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिख के दी थी ऊपर, एक दफ़ा फिर से लिख देती हूँ आपकी याददाश्त के लिए, आपकी याद दहानी के लिए, कि इट शोज एन एक्शन that is to get completed at some time in future। ये आपको लिख के दी थी मैंने डेफिनेशन, किस पे? आपके प्रीवियस लेक्चर में जब हमने फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस के साथ किया था तो उसकी डेफिनेशन यही थी। पैसिव वॉइस की डेफिनेशन भी सेम है। इट शोज एन एक्शन दैट इज़ टू गेट कंप्लीटेड एट सम टाइम। इट शोज एन एक्शन दैट इज़ टू गेट कंप्लीटेड एट सम टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, यानी जो फ्यूचर में किसी वक्त पे कंप्लीट हो चुका होगा, जो काम हो चुका होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूचर परफेक्ट है उस सेंटेंस के लास्ट में आप क्या देखते हो उर्दू में? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, तो बेटे ये आपके उर्दू वर्ड्स से आपको पहचान हो जाती है। फिर एक्टिव वॉइस वो था जिसका सब्जेक्ट मौजूद था। एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन आपको बता दी, सब्जेक्ट था प्लस विल हैव, शैल हैव था, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, और ऑब्जेक्ट था। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब इसी का पैसिव वॉइस लेके चल रहे हैं। पैसिव वॉइस में आपने क्या देखना है? पैसिव वॉइस में चूंकि आपका सब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग होता है और ऑब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, विल हैव या शैल हैव, उसी तरह से विल हैव या शैल हैव। लेकिन इसमें अब बीन भी आ जाएगा, प्लस बीन प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है जी? आपके पास ऑब्जेक्ट है, विल हैव, शैल हैव, और विल हैव, शैल हैव, बीन है। चूँकि पैसिव वॉइस में आ गए हम लोग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई?
थर्ड फॉर्म आपके पास आ गई। और फिर बाय और एस, और ये बाय और एस किस सूरत में है, अगर तो सब्जेक्ट नज़र आ रहा है आपको उस जुमले के अंदर, अदरवाइज V3 के बाद आपने वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद रिमेनिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ऑब्जेक्ट है विल शैल हैव बीन, विल शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और इसका जब ये क्या है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसी का हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट, विल शैल नॉट, फिर आपके पास हैव बीन है प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस एस। जी बेटे दोबारा से बात कर लेते हैं, इसी सेंटेंस का नेगेटिव जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट और ये हैव बीन है इकट्ठा, और विल शैल नॉट, विल और शैल के दरमियान में नॉट आ गया, विल शैल नॉट और हैव बीन प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय और एस की सूरत में, अगर तो आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है उसका कन्वर्जन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, किसका, सब्जेक्ट का। इसके बाद बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसी तरह से एक हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया और वो क्या है, विल और शैल, और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैव बीन और इसके फ़ौरन बाद V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिमेनिंग सेंटेंस और रिमेनिंग सेंटेंस, और अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो बाय और एस, ठीक है जी। डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको पता चल गया अच्छी तरीके से। डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट में यहाँ WH फैमिली वर्ड आ जाएगा, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ठीक है। और उसके बाद आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगी। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की, क्योंकि पैसिव एक्टिव वॉइस आप पहले कर चुके हो लास्ट लेक्चर में, पैसिव वॉइस आपको करवा रही हूँ। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट विल शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म, बाय और एस सब्जेक्ट की सूरत में, वरना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रिमेनिंग सेंटेंस। नेगेटिव ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन और V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में विल शैल ऑब्जेक्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर सब्जेक्ट है तो बाय और एस एंड में, वरना V3 के बाद रिमेनिंग सेंटेंस। बेटे इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स जो है वो हम लोग कर लेते हैं इस टेंस की, ठीक है जी। देखिएगा, कमरे की सफाई की जा चुकी होगी। एक मज़े की बात देखें, उर्दू सेंटेंस को गौर करें, आपको उर्दू सेंटेंस में क्या चीज़ नज़र आ रही है, टेंस कौन सा है, जा चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी। गी फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है और चुका, चुकी ये परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो टेंस कौन सा हो गया आपके पास, फ्यूचर परफेक्ट। कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, हम देख रहे हैं कमरे की सफाई की जा चुकी होगी, किसने की है, इसमें सब्जेक्ट तो मौजूद नहीं है, काम करने वाला मिसिंग है, तो ये आपको पता चल रहा है कि 100% ये पैसिव वॉइस है। काम करने वाला सब यानी कौन है जिसने कमरे की सफाई की है, उसका जिक्र नहीं है। तो कमरे की सफाई की जा चुकी होगी, हमारे पास ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन ये ऊपर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम, कमरा, द रूम, और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, विल, विल और इसके साथ हैव बीन, द रूम विल हैव बीन, द रूम, चूँकि एक कमरा है, कमरे की सफाई की जा चुकी होगी, कमरों की नहीं है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो द रूम विल हैव बीन, विल हैव बीन के बाद V3, V3 का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम क्या लिखेंगे, साफ करना क्या होगा, क्लीन, तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, तो द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड। और अगर इसी का नेगेटिव बनाते हो तो हम क्या करते हैं, द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड। और इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या होगा बेटे, इंट्रोगेटिव में ऑटोमेटिकली विल या शैल बाहर, उसके विल द रूम हैव बीन क्लीन्ड, और इसमें हैज़ नहीं आता, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, आपने हैव ही लिखना है,
विल हैज़, शैल हैज़ कोई टेंस नहीं है, ठीक है जी। विल द रूम हैव बीन क्लीन्ड, ये आपका एक सेंटेंस मुकम्मल हुआ, ठीक है जी। कमरे की सफाई की जा चुकी होगी, द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड, और इसका नेगेटिव भी मैंने बना दिया और इसका इंट्रोगेटिव भी आपको बना दिया है। एक और सेंटेंस हम लिखते हैं जी बेटा, मुझे मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी जा चुकी होगी, मुझे मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी जा चुकी होगी, ठीक है जी। मुझे मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी जा चुकी होगी। बेटा इसमें भी आप देख रहे हो जा चुकी होगी, यानी कि परफेक्ट, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फिर इसमें भी आपका सब्जेक्ट मिसिंग है, मुझे मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी जा चुकी होगी, किसकी तरफ से, वो सब्जेक्ट तो मिसिंग है, सब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये आपका पैसिव वॉइस है। इसी अगेन यही वाला स्ट्रक्चर सामने रख के आपने सॉल्व करना है। आई के साथ शैल, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, और कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म, आई शैल हैव बीन अलाउड, किस चीज़ के लिए अलाउ किया है, आई शैल हैव बीन अलाउड टू लीव द कंट्री, आई शैल हैव बीन अलाउड, आई शैल देखो आप फॉर्मूला अपना देखो, ऑब्जेक्ट आई शैल और ये पूरे ये आपके हेल्पिंग वर्ब, आई शैल हैव बीन V3 थर्ड फॉर्म, आई शैल हैव बीन अलाउड, और किस मकसद क्या, पर्पस क्या था, टू लीव द कंट्री, मुल्क छोड़ने के लिए, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट नहीं था इसलिए ना हमने बाय लिखा, ना हमने सब्जेक्ट ही इसमें कहीं लिखा। बेटे इसी को जब नेगेटिव बनाएंगे तो ये फॉर्मूला आपका सेकंड नंबर वाला, यानी विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, आई शैल हैव, क्या आएगा, आई शैल नॉट, यहाँ शैल के फौरन बाद नॉट आ जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन अलाउड टू लीव द कंट्री, और इसी को जब आप इंट्रोगेटिव में करेंगे तो शैल आई हैव बीन अलाउड टू लीव द कंट्री, इंट्रो और फिर डबल क्वेश्चन में करेंगे तो वाई शैल आई हैव बीन अलाउड टू लीव द कंट्री, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, ये आई जो है ये इसका सब्जेक्ट बेसिकली नहीं है, ठीक है, यानी समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली यहाँ पर। तो मुझे मुल्क छोड़ने की इजाज़त दी जा चुकी होगी, आई शैल हैव बीन अलाउड टू लीव द कंट्री। तो बेटे ये आपका कौन सा वाला टेंस कंप्लीट हो गया, आपने फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस जो है वो अब आपने अपने एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसका हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देखा, इसका हमने नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, डबल क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो भी साथ देखा है। अब अगला टेंस जो है, जो लास्ट टेंस है आपका, उसको हम लोग कर लेते हैं, और वो टेंस कौन सा होगा, वो आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको लिख देती हूँ कि इस टेंस को आप कैसे देखते हो। इट शोज an action that get completed after continuing for a certain period of time जी बेटे, ये आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा, अब ये हमारा लास्ट टेंस आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, याद रखना है, इसका पैसिव वॉइस नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस ही है। इट शोज एन एक्शन दैट गेट कंप्लीटेड आफ्टर कंटिन्यूइंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे फ्यूचर में जो काम फलां फलां मुकर्ररा डेफिनेट टाइम पे इंडेफिनेट टाइम पे जो है वो हो चुका होगा, तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है बेटे, और हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसमें SVO सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट आ गया और फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, विल और शैल, बल्कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पर स्लैश के साथ। सब्जेक्ट है विल शैल प्लस हैव बीन, अगेन हैव बीन, और यहाँ क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बल्कि मैं V1 ही लिखती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ आपने लिखना है ताकि हमारे पास स्पेस भी बन जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। जी बेटे, आपने ये टेंस इस तरह से करना है, इसमें आपको वक्त भी नज़र आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट विल और शेल, विल और शेल के साथ अगेन हैव बीन, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING, ऑब्जेक्ट और SF। SF क्या है, बड़ी डिटेल बात हुई थी आपसे 2 लेक्चर से पहले कि S जो है S सिंस है और F से मुराद फॉर है, और सिंस और फॉर जो है वो टाइम पीरियड को इंडिकेट करते हैं, और सिंस जो है वो डेफिनेट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और फॉर जो है इनडेफिनेट टाइम को, टाइम दोनों ही इंडिकेट हो रहे हैं लेकिन उस पर स्पेसिफिकेशन है, सिंस में स्पेसिफिकेशन है टाइम की, और वो डेफिनेट टाइम को इंडिकेट करता है, जबकि फॉर जो है वो इनडेफिनेट टाइम को इंडिकेट करता है। और मैंने आपको एक टेबल लिखवा दिया था कि सिंस जो है वो किसके साथ इस्तेमाल करना है और फॉर जो है किस टाइम पीरियड के साथ इस्तेमाल होगा। जी बेटा, ये आपकी कौन सी सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद आप आ जाए नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, इसके बाद अगेन वी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। क्या फ़र्क पड़ा नेगेटिव में, नेगेटिव में सिर्फ नॉट आ गया, कहाँ, विल हैव नॉट बीन, शैल हैव नॉट बीन के दरमियान में, यानी विल या शैल में से जो भी आ रहा है आपके सब्जेक्ट के साथ उसके फ़ौरन बाद नॉट, फिर हैव बीन। क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, इसी तरह से विल और शैल बाहर, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटे, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। इस स्टेटमेंट में मैंने क्या तब्दीली क्या आई है, सिर्फ और सिर्फ ये था, क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो विल शैल बाहर आ गया, सब्जेक्ट उसके बाद आ गया, फिर हैव बीन और रिमेनिंग सेंटेंस वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ING है और ऑब्जेक्ट है, और इसके अलावा सिंस और फॉर का इस्तेमाल है। डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट में विल और शैल से पहले आप डबल क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लीजिए। आपका लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसका एक्टिव वॉइस करवा रही हूँ, उसकी फॉर्मेशन देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस सिंपल सेंटेंस के लिए क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है, विल शैल है, हैव बीन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ING है, ऑब्जेक्ट है और सिंस फॉर का इस्तेमाल है। यही स्टेटमेंट सामने रखते हुए आपने ट्रांसलेट जब किया सेंटेंस को तो आप आराम से कर लोगे। फिर नेगेटिव बनाते हुए सिर्फ एक फ़र्क, आपको एक चीज़ जो है वो चेंज होगी, मनफी जुमला है, नेगेटिव है, सिर्फ विल और शैल के फ़ौरन बाद नॉट नेगेशन, फिर हैव बीन। ठीक है जी, क्वेश्चन स्टेटमेंट में विल और शैल स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव बीन इकट्ठा ही रहेगा, और विल और शैल जो है उसके दरमियान में नेगेटिव में नॉट आएगा विल और शैल के बाद। इस तरह क्वेश्चन स्टेटमेंट में विल और शैल स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट है, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
ING प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूसेज है इसमें, और क्वेश्चन मार्क एंड में आ गया। डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट में बता दिया आपको, इसके शुरू में ही आपने सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही होता है डबल क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ भी, लेकिन उसमें WH वर्ड, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ वगैरह स्टार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन वर्ड जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब थोड़ी सी एग्जाम्पल्स जो है बेटे, इस सेंटेंस, इस टेंस के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम लोग थोड़े से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसको कैसे करना है। लीडर 2 घंटे से तकरीर कर रहा होगा। तो बेटे आपके पास है लीडर 2 घंटे से तकरीर कर रहा होगा, सब्जेक्ट लीडर आपके पास मौजूद है और इस टेंस का पैसिव वॉइस तो होता ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, द लीडर। यहाँ से देखते हैं अपनी इस फॉर्मेशन को, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, द लीडर, और लीडर के साथ विल, शैल तो आई वे के साथ है, द लीडर विल, और अगले हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, द लीडर विल हैव बीन, और वर्ब क्या है, तकरीर करना, टू डिलीवर अ स्पीच, डिलीवर, तो यहाँ पर वर्ब डिलीवर है, द लीडर विल हैव बीन डिलीवरिंग अ स्पीच। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट तक ख़त्म हो गया। अब एंड में बचा सिंस और फॉर, तो आपके पास टाइम है 2 घंटे। 2 घंटे टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ये 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के हैं, कितने बजे से कितने बजे तक हैं नहीं मालूम। अगर मैं कहती हूँ लीडर 5 बजे से तकरीर कर रहा है, तो 5 बजे एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे स्पेसिफिकेशन नहीं है टाइम की, तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 2 आवर्स। तो बेटा हमने यही फॉर्मूला अपना सामने रखा और ट्रांसलेट किया, द लीडर विल हैव बीन डिलीवरिंग अ स्पीच फॉर 2 आवर्स। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आप इसका नेगेटिव देखिए आराम से बना सकते हो। यहाँ लिखा है विल और शेल के फौरन बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेंटेंस वही है, द लीडर विल नॉट, यहाँ आ जाएगा नॉट, द लीडर विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग अ स्पीच फॉर 2 आवर्स। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है आपके पास स्ट्रक्चर, यानी विल और शैल, हमारे पास विल है तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, विल द लीडर हैव बीन, बाकी सेंटेंस लिखा है आपके पास, विल द लीडर हैव बीन डिलीवरिंग अ स्पीच फॉर 2 आवर्स। लेकिन यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क भी इंसर्ट करना है, क्वेश्चन मार्क इंसर्ट करेंगे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। समझ में आ गया, लीडर 2 घंटे से तकरीर कर रहा होगा, द लीडर विल हैव बीन डिलीवरिंग अ स्पीच फॉर 2 आवर्स, द लीडर विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग अ स्पीच फॉर 2 आवर्स, फिर है विल द लीडर हैव बीन डिलीवरिंग अ स्पीच फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया बेटे, चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, ना कंफ्यूज होना है। अगर आपने लिख लिया प्रॉपर चीज़ों को तो उसको रिवाइज करें उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी नॉलेज में और चीज़ें जो हैं वो आती चली जाएं, क्लियर होती चली जाएं, और आपकी समझ में चीज़ें जो हैं आसानी से आपकी समझ में आती चली जाएं। बेटा इसके बाद एक और जुमला जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, इसके उर्दू के सेंटेंस में भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड भी आपको नज़र आता है, जिससे पता चलता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि वो 2 महीने से, मैं यहाँ लिख रही हूँ एक और एग्जाम्पल, जी योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वो 2 महीने से अपना वक्त ज़ाया कर रहा होगा। जी बेटे आपकी स्टेटमेंट ये आई कि वो 2 महीने से, और देखिए इसमें टाइम पीरियड आपको नज़र आ रहा है, टाइम पीरियड 2 महीने से वो कर रहा होगा, यानी कि कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, गा भी इसमें आपको नज़र आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को फिर सामने रखें, सब्जेक्ट क्या है, ही, और विल हैव बीन
ये इसके हेल्पिंग वर्ब आ गए। ही के साथ शैल नहीं लगाएंगे हम। ही विल हैव बीन, और फिर वेस्ट होता है टाइम ज़ाया करना, साथ आईएनजी भी लग रहा है, तो ही विल हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम। ही विल हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम। और कब से लिखा हुआ है? 2 महीने से। तो ये 2 महीने जो हैं ये कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, टाइम पीरियड तो है, स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन से 2 महीने हैं। अगर मैं कहती हूँ वो मार्च से अपना वक्त ज़ाया कर रहा होगा तो मार्च का मतलब स्पेसिफिकेशन है, मंथ आपका इंडिकेट हो चुका, तो लिहाजा उसके लिए सिंस इस्तेमाल करेंगे। 2 महीने इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर इस्तेमाल करेंगे। ही विल हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 months. He will have been wasting his time for 2 months. He will have been wasting his time for 2 months. अब आपने नेगेटिव बनाना है इसका, तो ये देखिए सेकंड आपकी जो सेकंड मैंने फॉर्मेशन दी है नेगेटिव सेंटेंस की, उसको देखें कि he will not have been, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे he will not, will के फ़ौरन बाद not आता है, will shall के बाद। he will not have been wasting his time for 2 months. He will not have been wasting his time for 2 months. इसी को हम इंट्रोगेटिव में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? विल बाहर आ जाएगा, विल और शेल। हमारे पास तो विल है जुमले में, तो हम विल को बाहर कर देते हैं। विल ही हैव बीन, आगे वही जुमला है, वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 months और क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम फॉर 2 months। ठीक है बेटे, मैंने आपको बताया कि आपने सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ आपने हैज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें आएगा ही शैल हैव, विल हैव। विल हैज़ और शैल हैज़ कोई टेंस नहीं है, ठीक है, वो गलत होगा, रॉन्ग होगा। इसको बेटा अपने जहन में डाल लीजिएगा। दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। इसी तरह से नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। इंट्रोगेटिव विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। जी बेटे, यहाँ पर आपके ये टेंस जो होते हैं वो ख़त्म है बेटे। आपके टेंस जो है उनको हमने गो थ्रू किया, उनको रिवाइज़ किया। मकसद ये था कि ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज हमें करना है। कहाँ से करना है बेटे? आपके नोट में बहुत सी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 65 passages in your notebooks, in your unique notes, and these are unseen passages. Some of the passages are from previous board papers, and these are for practice purpose. कि जितने भी पैराग्राफ पैसेजेस दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर, नोट्स के अंदर, ये सारे प्रैक्टिस पैसेजेस हैं। और मुख्तलिफ बोर्ड्स में जो पिछले सालों में पैराग्राफ आए गए हैं वो भी आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिए गए हैं, ताकि आपके ग्रिप बन जाए, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपके ग्रिप बन जाए। तो बेटे ये सारे जो प्रैक्टिस पैराग्राफ हैं वो इंशाल्लाह हम लोग बोर्ड पे करेंगे, साथ साथ उस सब चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे, ताकि आपकी एक ग्रिप, अगेन कहूँगी कि ग्रिप बनती चले जाए। टेंस तो आपका हुए कंप्लीट। आज यूँ करते हैं कि आपके ग्रामर में से एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है उसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अच्छा बेटा, एक अहम चीज़ ये है, दोबारा से आपसे ये बात कहूँगी कि आपका जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ है वो कितने मार्क्स को कंप्राइज करता है? 15 नंबर। वो 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। आपके पास फर्स्ट ईयर में एक पैराग्राफ आता था, और वो पैराग्राफ कहाँ से लिया जाता था? बल्कि एक पैसेज लिया जाता था आपकी शॉर्ट स्टोरीज से। बुक 1 में शॉर्ट स्टोरीज में से कहीं से भी एक पैसेज आपको दे दिया जाता था, एंड दैट वाज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। लेकिन अब क्या है सेकेंड ईयर में? अब आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो उर्दू पैसेज है, और उस पैसेज को, उस पैराग्राफ को आपने दैट इज़ टू बी कन्वर्टेड, दैट इज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। बेटे देखें, ट्रांसलेशन जो है वो करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका जो है उस पर आपको महारत होनी चाहिए, आपको सारे रूल्स जो हैं उनसे आप फेमिलियर हो, ग्रामर के, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ग्रिप होना चाहिए, और फिर बेटे इसके अलावा आप टेंसेस जो हैं उस पर भी आपकी ग्रिप होना चाहिए, ताकि आप फौरी तौर पे ट्रेस आउट कर लो कि ये कौन सा टेंस है। अच्छा, जब आपके पास पैसेज आता है, 2 चीज़ें आपके पास अहम है।
जब आपके पास पैसेज आता है ट्रांसलेशन के लिए, उस पैराग्राफ को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, रिलैक्स बिल्कुल इजी होकर उसको पढ़ें। फिर हर जो सेंटेंस है, हर सेंटेंस जो है इंडिविजुअल, उस सेंटेंस में देखें कि सबसे पहले ट्रेस करें आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए। SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को सामने रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे उसमें से, फिर वो टेंस ट्रेस करना है आपने, टेंस कौन सा है, इस सेंटेंस का टेंस क्या है, उस टेंस के अकॉर्डिंग जो है वर्ब आपने इसमें इंसर्ट करना है। फिर आपने ऑब्जेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है। एक और अहम चीज़ बेटे, आपने लाइन टू लाइन तर्जुमा नहीं करना पैसेज में। आपके पास पूरा एक पैसेज आया है, नॉट नेसेसरीली कि आपने वो पैसेज उतारना है, उस पैसेज को आपको अपनी आंसर शीट पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम कतन ज़ाया मत कीजिएगा। आपने उस पैसेज की ट्रांसलेशन जो है वो अपनी आंसर शीट पे लिखनी है क्वेश्चन नंबर रेफ़र करके, ठीक है जी। तो आपने वो पूरे पैसेज की शक्ल में ट्रांसलेशन करनी है, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, अलग अलग, एक उर्दू की लाइन, एक इंग्लिश की लाइन, इस तरीके को नहीं करना, ये बिल्कुल जो है अलाउड नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है जी। तो आपके यूनिक नोट्स में अभी बात ये हुई थी कि तकरीबन 65 के करीब जो है पैराग्राफ्स हैं और वो सारे प्रैक्टिस पैराग्राफ है, और उसके अलावा वो सॉल्व, बहुत से पैराग्राफ सॉल्व्ड है और कुछ अनसॉल्व्ड पैराग्राफ भी हैं, और वो भी तकरीबन 24 के करीब है। तो बेटे वो भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। अब जाहिर है हमने अपने सिलेबस की डिवीज़न जो है वो टर्म वाइज कर रखी है। आप जाहिर है आपने यहाँ से फर्स्ट ईयर की है, आपकी नॉलेज में है कि हमारी 2 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है। 2 हाफ्स में सिलेबस को डिवाइड किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है आपके ज़ाहिर है फाइनल फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के एंड पे तो पेपर होते ही हैं। उसके बाद आपका टेस्ट सेशन है, टेस्ट सेशन के बाद प्री बोर्ड पेपर होते हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह सारे हालात जो है, मामूलात जो है, मामूलात ज़िंदगी जो है वो लौट आए और हर चीज़ मामूल पे आ जाए, ताकि आपकी पढ़ाई का एक बाकायदा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए। आपकी टेस्ट प्रैक्टिस और टेस्ट के ज़रिए जो प्रैक्टिस का सिलसिला है, और जो कि आपकी बेहतरीन ग्रेड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी फिर से बहाल हो जाए, शुरू हो जाए, ठीक है जी। उसके लिए हम सब दुआ गो हैं। तो बेटे अभी इस तरह से करते हैं कि आपके जो यूनिक नोट्स हैं, यूनिक नोट्स में से बेटे आपने अगर चीज़ों को तैयार कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो कोई वजह नहीं है कि आपके नंबर अच्छे ना आ पाएँ। तो हम लोग ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन पैसेजेस यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कहाँ मौजूद है। देखिए बेटे हमारे पास ये सॉल्व पैसेज मौजूद हैं, और कोशिश करें कि जो सॉल्व पैसेज होते हैं उसका सोल्यूशन, उसकी ट्रांसलेशन देखे बगैर खुद से प्रैक्टिस करें, फिर उसको मैच करें अपने पैराग्राफ के साथ, और फिर उसमें देखें कि आपसे क्या गलती हुई है और क्या वजह पीछे नज़र आती है, ठीक है जी। आपके पास मेरे पास यूनिक नोट्स में सेकेंड ईयर के यूनिक नोट्स हैं, पेज नंबर 201 है, यस इट्स पेज नंबर 201 पे आपके ट्रांसलेशन पैसेजेस मौजूद हैं। आज 1-2 पैराग्राफ जितने भी इस टाइम लिमिट में हमसे कवर हो सके उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो बेटी मैं यहाँ साथ साथ उर्दू लिखती हूँ, और मैंने आपको बता दिया कि आप लोग को उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने पैसेज को पूरा का पूरा पैसेज ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मैं यहाँ आपकी सहूलत के लिए, आसानी के लिए, प्रैक्टिस के लिए लिख रही हूँ। लिखा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। जी बेटे यहाँ उर्दू लिखते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, ठीक है जी। आपने पहले तो इसमें टेंस जो है वो लोकेट करना है। टेंस कौन सा हुआ, पैदा हुए, वॉज बॉर्न, पैदा हुए पास्ट टेंस है, ठीक है। और बॉर्न क्या होता है, पैदा होना, वॉज बॉर्न, ठीक है। मक्का में क्या होगा, इन मक्का, ठीक है, इन मक्का। बेटा जो इन है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करता है, एट जो है वो भी डिस्टेंस को कवर करता है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम को, शॉर्ट प्लेस को इंडिकेट करता है। एट प्लेटफॉर्म होता है, एट कॉलेज होता है, इन लाहौर, इन गुलबर्ग, जैसे ना जो छोटी जगह है, छोटी जगह छोटे फासलों को इंडिकेट करने के लिए एट,
और ज़्यादा बड़े फासलों को, ज़्यादा बड़ी जगह को इंडिकेट करने के लिए इन करते हैं इस्तेमाल। प्रेपोजिशन की बात कर रही हूँ, इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। तो हम लिख रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, हम करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी द हॉली प्रॉफिट, और लिखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिख सकते हैं आप, पीस बी अपॉन भी लिख सकते हैं, पीस बी अपॉन हिम भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर हम हज़रत मोहम्मद भी लिख सकते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप लिख सकते हैं। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न, और कहाँ पैदा हुए, इन मक्का। द हॉली प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन मक्का। तो ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था। यहाँ लिखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था। तो क्या आएगा, था यानी वॉज, ठीक है। हिज फादर्स नेम वॉज, वालिद मोहतरम का नाम फादर्स नेम। अच्छा, मोहतरम, वालिद तो होते ही मोहतरम है, वालिदा भी मोहतरम होती हैं, हमें इनके लिए कोई लेबल लगाने की रिस्पेक्टेड ज़रूरी नहीं है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, वालिदैन तो हैं ही मोहतरम, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मोहतरम के ट्रांसलेट करने की। तो हिज फादर्स नेम वॉज, हिज फादर्स नेम, आपके वालिद मोहतरम का नाम, हिज फादर्स नेम वॉज अब्दुल्ला, ठीक है। सिंपल वॉज वर्ड का इस्तेमाल, तो हम लिखते हैं हिज फादर्स, आपके वालिद का नेम, हिज फादर्स नेम वॉज अब्दुल्ला, हिज फादर्स नेम वॉज अब्दुल्ला, फुल स्टॉप। फिर आपके पास सेंटेंस आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। परवरिश करना क्या होता है, की, फिर अगेन पास्ट टेंस आ गया आपके पास, तो क्या होता है, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब परवरिश करना, और चूंकि हम पास्ट टेंस को देख रहे हैं तो ब्रॉट अप आ जाएगा। तो ही वॉज ब्रॉट अप बाय, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज, दादा कौन होंगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। तो आप इंग्लिश क्या लिखते हो, आपने लिखना है कि ही वॉज ब्रॉट अप, ही वॉज ब्रॉट अप बाय, he was brought up by his grandfather, he was brought up by his grandfather, full stop। एक और सेंटेंस आपके पास नेक्स्ट आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के हुए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के हुए, When हुए, पास्ट टेंस में, ये सारा पैराग्राफ पास्ट टेंस में, इसलिए कहा गया है पैराग्राफ को आपने 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है ताकि टेंस आपका क्लियर होता चला जाए। तो when he was 25 years, when he was 25 years, तो क्या हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा, ठीक है जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की। फिर अगेन पास्ट टेंस है, शादी की, मैरिड, मैरी होगा, यहाँ पर मैरिड करेंगे। जब आप 25 बरस के हुए, कि व्हेन ही वॉज 25 years, कॉमा, क्योंकि इसमें 2 क्लॉजेस नज़र आ रही हैं। तो ही मैरिड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो व्हेन ही वॉज 25 years ही मैरिड, हम यहाँ लिखते हैं जब आप 25 साल के हुए, 25 बरस के हुए, व्हेन ही वॉज
एट द एज ऑफ 25 पे लिख सकते हैं, एट द एज ऑफ 25 या when he was 25 years, 25 years he, या मैं ये लिख देती हूँ एट द एज ऑफ, और एट द एज ऑफ 25 he married हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तो जी मैंने लिखा यहाँ पर कि when he was 25 years और at the age of 25 he married हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। एक लास्ट सेंटेंस है, उसको भी कर लेते हैं। जब आप 40 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। जब आप बेटे, ये आपने यकीनन देख लिया, पढ़ लिया, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का, हिज फादर्स नेम वाज अब्दुल्ला, he was brought up by his grandfather, full stop. When he was 25 years or at the age of 25 he married हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। एक और बेटे सेंटेंस जो है इसी पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस, जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है उसमें हम आखिरी सेंटेंस करके इसको पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं। जी आपके पास सेंटेंस आता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। पास्ट टेंस, ऐलान करना क्या है यहाँ पर, वर्ब है, तो यहाँ क्या होगा, अनाउंस्ड। ऐलान करना अनाउंस, और किया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ही अनाउंस्ड। जब आप 40 बरस के हुए, एट द एज ऑफ 40, when he was 40 years या at 40, हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं at 40 का मतलब क्या होगा, 40 साल की उम्र में। तो at 40 he announced, और नबूवत क्या होगा, नबूवत होता है बेटे प्रॉफिटहुड, तो ही अनाउंस्ड प्रॉफिटहुड। तो एट 40 ही अनाउंस्ड प्रॉफिटहुड, एट 40 ही अनाउंस्ड प्रॉफिटहुड, फुल स्टॉप। ठीक है जी बेटे, ये पैराग्राफ आपका हो गया कंप्लीट, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर एट द सेम टाइम। एंड बेटा प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ द पीपल हु आर लिंक्ड विद यू, who are in your surroundings. Stay home, stay safe. Thank you very much. Allah Hafiz.